इमेजिन करो, एक छोटा सा कोड चेंज और पूरा प्रोडक्शन क्रैश। सिर्फ एक मिसिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चलते हुए यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स सब एक साथ ठप पड़ गए। और ये रियल इंसिडेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको दो चीजें क्लियर होंगी। पहला, ऐसा ब्लास्ट रेडियस बैकएंड पर क्यों बन जाता है, और दूसरा, तीन डिजाइन पैटर्न्स जो इस फेलियर को दोबारा होने से रोक देते हैं। चलिए सीधा चलते हैं उस फ्राइडे पर। शाम के एग्जैक्ट 5:30 बजे थे और आप अपना लैपटॉप बंद करके वीकेंड के लिए घर निकलने वाले थे। तभी आपके पीएम का एक पिंग आता है। मंडे एक बहुत बड़े क्लाइंट का डेमो है और उन्हें फोन पे पेमेंट का सपोर्ट चाहिए। छोटा सा तो काम होगा, हो जाएगा ना? आप हाँ तो बोल देते हो, पर जब जल्दी जल्दी में पेमेंट सर्विस डॉट सी एस खोलते हो, तब आपको समझ आता है कि कहानी कुछ और ही है। सामने एक बहुत लंबी फाइल खुलती है, जहां ऊपर एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्टअप पे ही सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स की कीज एक साथ ईगरली लोड हो रही हैं, और उसके नीचे इफ यूपीआई, एलसिफ कार्ड, एलसिफ वॉलेट की एक लंबी चेन बनी हुई है। फोन पे ऐड करने का सीधा मतलब था कि इस टाइटली कपल्ड कोड में एक और कंडीशनल ब्रांच घुसाना और एक नई की कन्फिग में ऐड करना। वक्त कम था, तो आपने भी एक और एलसिफ ब्लॉक डाल दिया। लोकल पर चेक किया, सब ग्रीन दिखा, और पीआर मर्ज करके सीधा डिप्लॉयमेंट मार दिया। पर असली ट्विस्ट ठीक इसके 2 मिनट बाद आता है, जब स्क्रीन पर प्रोडक्शन डाउन का अलर्ट दिखने लगता है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? सिर्फ फोन पे बंद नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से सही चल रहे थे, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, सब के सब एक साथ ठप पड़ गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो सारे अलग अलग पेमेंट प्रोवाइडर्स एक ही शेयर्ड ब्लॉक से अपनी अपनी कीज लोड कर रहे थे। आपने कोड में फोन पे का ब्रांच तो बना दिया, पर जल्दीबाजी में कन्फिग फाइल में उसकी की डालना भूल गए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही एप्लीकेशन रन हुई और पहली बार इस सर्विस को एक्सेस किया गया, उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ने सारी कीज ईगर लोड करने की कोशिश की। फोन पे की मिसिंग थी, और उसने सीधा टाइप इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन थ्रो किया, और इस एक्सेप्शन ने पूरे टाइप के प्रोसेसेस को परमानेंटली खराब कर दिया। एक मिसिंग की ने बाकी सारे पेमेंट मेथड्स भी अटका दिए। और सबसे डेंजरस बात, कोड रिव्यू में भी ये बग पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रॉब्लम फोन पे के कोड में थी ही नहीं, प्रॉब्लम आर्किटेक्चर में थी। इसी चीज को आर्किटेक्चर में ब्लास्ट रेडियस बोलते हैं। यानी एक फेलियर अपने साथ और कितने सिस्टम्स को गिरा सकता है। और इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स बग से ज्यादा ब्लास्ट रेडियस के बारे में सोचते हैं। क्योंकि बग होना तो नॉर्मल है, लेकिन उस बग की वजह से पूरा सिस्टम गिर जाए, ये नॉर्मल नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो, जब आपका कोड इस तरह टाइटली कपल्ड होता है, तो एक छोटी सी जगह का फेलियर भी पूरे एप्लीकेशन का ब्रेकडाउन बन जाता है। अब इससे पहले कि हम इस गंदे कोड को फिक्स करें, दो बातें क्लियर कर लेते हैं। इस डेमो के एग्जाम्पल सी शार्प और टाइपस्क्रिप्ट दोनों में हैं। अगर आपको डॉटनेट या टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती, तो भी बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि डिजाइन पैटर्न समझने के लिए सिंटैक्स समझना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक सोचने का तरीका है। सिंटैक्स बदलेगा, पर आपकी आर्किटेक्चर सोच बिल्कुल वही रहेगी। सारा कोड रिपॉजिटरी के बिफोर और आफ्टर फोल्डर्स में है, तो आप आराम से इसे चेक कर सकते हैं। और इन एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, वो पूरी डिटेल्स आपको रीडमी फाइल में मिल जाएंगी। तो एक बार मैं आपको डॉटनेट रन करके दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको चॉइसेस देगा इनको रन करने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ पहले 3 डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, अगले 4 को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमने रेपो का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब स्क्रीन पर इस छोटे से पैटर्न मैप को देखिए। वैसे तो डिजाइन पैटर्न्स की दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम डेफिनेशंस नहीं रटेंगे। हम बस 3 अलग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला, बिहेवियर को कैसे आइसोलेट करें, जिसके लिए हम देखेंगे स्ट्रेटेजी पैटर्न। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करें, और उसके लिए हम देखेंगे फैक्ट्री पैटर्न। और तीसरा, सिस्टम्स को टाइट कपल किए बिना रिएक्ट कैसे कराएं, और इसके लिए हम देखेंगे ऑब्जर्वर पैटर्न। तो चलो सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले पैटर्न से। और सच कहूं तो मैंने पर्सनली टीम्स को इस ट्रैप में बार बार गिरते देखा है। हर नए पेमेंट प्रोवाइडर के लिए वही पेमेंट सर्विस डॉट सी एस खुलती है, और हर स्प्रिंट में एक और इफ एल्स ऐड होता जाता है, और धीरे धीरे कोड एक फीचर नहीं, एक मैश बन के रह जाता है। मान लीजिए 2 अलग डेवलपर्स हैं, जो बिल्कुल सेम डेडलाइन और सेम प्रेशर पर इसी फीचर पर काम कर रहे हैं।
एक तरफ हमारा डेवलपर ए है जो पुरानी फाइल के अंदर ही नए चेंजेस करने घुस जाता है, और दूसरी तरफ डेवलपर बी है जो नई क्लास बनाता है, चलते हुए कोड को हाथ तक नहीं लगाता और चुपचाप काम खत्म करके निकल जाता है। दिन के आखिर में दोनों बोलते हैं कि काम हो गया, लेकिन दोनों का आउटकम बिल्कुल अलग निकलता है। डेवलपर ए के डिजाइन में हर नया चेंज उसी पुरानी फाइल के अंदर घुसता है और हर रिलीज के साथ ब्लास्ट रेडियस थोड़ा और बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा डेवलपर भी यूज करता है स्ट्रैटेजी पैटर्न, जो एक बिहेवियरल पैटर्न है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि जब एक ही काम को करने के अलग अलग अप्रोचेस हों, तो हर अप्रोच को एक इंडिपेंडेंट क्लास में एनकैप्सुलेट कर दो, ताकि रन टाइम पर उन्हें आराम से बदला जा सके। रियल वर्ल्ड में इसे आप स्विगी या जोमेटो के चेकआउट पेज से समझिए। आप पेज पर चाहे यूपीआई चुने या कार्ड चुने, आपका चेकआउट फ्लो बिल्कुल सेम रहता है, पर पीछे बैकएंड पर पेमेंट इंजन चुपके से स्वैप हो जाता है। सेम सरफेस फ्लो, पर बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन लॉजिक डायनेमिकली बदल जाता है। बस यही स्ट्रैटेजी पैटर्न का कोर कंसेप्ट है। चलो एक और रोज का एग्जांपल देखते हैं जो हम सब डेली यूज करते हैं, गूगल मैप्स। जब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम रहता है, पर आपके पास अलग ऑप्शंस रहते हैं, ड्राइविंग, टू व्हीलर, ट्रांजिट और वॉकिंग। आप जो भी ऑप्शन चुनते हो, बैकग्राउंड में पूरा राउटिंग एल्गोरिदम चुपके से स्वैप हो जाता है। डेस्टिनेशन वही है, बस वहां तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट तो समझ गए। अब वही गंदा कोड हमारी स्क्रीन पर है जो फ्राइडे वाले इंसिडेंट में था। सबसे ऊपर ये देखो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टार्टअप पे ही सारी पेमेंट कीज एक साथ लोड हो रही हैं। नीचे आओ, इफ एल्स का एक बड़ा मेश है। इफ यूपीआई, एल्स इफ कार्ड, एल्स इफ वॉलेट, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस हैं। और अगर इसमें फोन पे ऐड करना है, तो इसी में एक और ब्रांच ऐड करना और एक और की। और यही ब्लास्ट रेडियस की जड़ है। इसमें एक छोटी सी चीज खराब हुई तो सारे टाइप्स फेल हो जाते हैं। तो अब इसे फिक्स कैसे करें, वो हम देखते हैं आफ्टर फोल्डर में। तो सबसे पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आई पेमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें बस एक पे मेथड ऐड किया। और यहीं से आर्किटेक्ट लेवल माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है, क्योंकि जूनियर डेवलपर सोचता है मुझे रेजर पे कॉल करना है, लेकिन एक आर्किटेक्ट सोचता है मुझे पेमेंट करना है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि रेजर पे है, यूपीआई है या कल को कोई तीसरा प्रोवाइडर आ जाए। इसीलिए हम इंप्लीमेंटेशन पे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करते हैं। और इसके बाद हर पेमेंट प्रोवाइडर के लिए अलग आइसोलेटेड क्लास बनाई, जैसे यूपीआई पेमेंट स्ट्रैटेजी, रेजर पे पेमेंट स्ट्रैटेजी। अब जब फोन पे आया, तो आपको सिर्फ एक नई क्लास ऐड करनी है, पुराना कोड अनटच्ड रहेगा। और जब आप चेकआउट सर्विस डॉट सी एस खोलेंगे, तो देखेंगे कि उसके कंस्ट्रक्टर में सीधा आई पेमेंट स्ट्रैटेजी को इंजेक्ट किया है। इससे चेकआउट सर्विस अंडरलाइन गेटवे से कंप्लीटली डिकपल हो जाती है। उसे बस पे मेथड इन्वोक करना है। आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में देखें तो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। नए प्रोवाइडर्स ऐड होंगे, पर टेस्टेड चेकआउट कोड को टच नहीं करना पड़ेगा। और इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स क्लासेस में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स में सोचना शुरू कर देते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, चेकआउट सर्विस कंक्रीट गेटवे पर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से टेस्टिंग भी इजी हो जाती है। ठीक है, इसे अब लाइव चला के देखते हैं। इसमें ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पर आप बिफोर और आफ्टर के कंसोल लॉग्स देख सकते हो। अभी यहां पर सब सही चल रहा है, पर मान लो हमें वो फ्राइडे वाली सिचुएशन सिमुलेट करनी है। तो यहां पर कोड में एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है, इसको एक बार सेट करते हैं और इसके बाद मैं वापस .NET रन करता हूं और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करें। तो बिफोर वाले कोड ने वही टाइप इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन थ्रो किया, और इसका रीजन था हम फोन पे की ऐड करना भूल गए थे, और जिसकी वजह से सारे टाइप्स चलना बंद हो गए। लेकिन स्ट्रैटेजी पैटर्न वाले कोड के बाद ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं आया। पर एक छोटी सी वार्निंग याद रखना, अगर आपके पास सिर्फ 2 ही पेमेंट मेथड्स हैं और आपको पूरा भरोसा है कि तीसरा कभी नहीं आएगा, तो वहां स्ट्रैटेजी पैटर्न लगाना ओवर इंजीनियरिंग है। वहां एक नॉर्मल स्विच केस ही काफी होगा। पैटर्न तब लगाओ जब चेंज आने के रियलिस्टिक चांसेस हों। फ्यूचर प्रूफिंग और फॉर्च्यून टेलिंग में फर्क होता है। और एक आखिरी बात, यहां आर्किटेक्ट पेमेंट नहीं देख रहा,
आर्किटेक्ट ब्लास्ट रेडियस देख रहा है। लेकिन इस डिजाइन में क्या आपने एक चीज नोटिस की? चेकआउट सर्विस को कंस्ट्रक्टर में रेडीमेड स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन एक सेकंड रुक के सोचो, जब रियल यूजर स्क्रीन पर यूपीआई या कार्ड पर टैप करेगा तो रन टाइम पर वो सही ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन? और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली प्रॉब्लम। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारा अगला पैटर्न आता है, फैक्ट्री पैटर्न। स्ट्रैटेजी ने एग्जीक्यूशन का बिहेवियर तो सेट कर दिया, पर रन टाइम पर सही स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्ट आखिर कौन बनाएगा? इस क्रिएशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए हम फैक्ट्री पैटर्न का यूज करते हैं, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन लॉजिक को सेंट्रलाइज करना, ताकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कंसर्न पूरे कोड बेस में स्कैटर ना हो। और इसकी दिक्कत आप फैक्ट्री के बिफोर स्कैटर्ड क्रिएशन वाले फाइल में देख सकते हैं। यहां पर हर जगह न्यू लिखा है। मैंने डेमो के लिए एक ही फाइल रखी है, पर रियल कोड बेस में यही न्यू यूपीआई पेमेंट स्ट्रेटेजी वाला ब्लॉक चेकआउट, रिफंड, सब्सक्रिप्शन जैसे अलग अलग जगह मिलता है। और जब ये न्यू कीवर्ड इतनी सारी जगह बिखरा होता है तो दिक्कत तब आती है जब बिजनेस बोले कि फोन पे ऐड करो। आपको हर एक फाइल ढूंढकर बदलनी पड़ेगी, और अगर एक भी छूट गई तो सीधा आएगा प्रोडक्शन बग। इस क्रिएशन लॉजिक को सेंट्रलाइज करने के लिए रेपोजिटरी में पेमेंट स्ट्रेटेजी फैक्ट्री डॉट सी एस खोलते हैं। ये सेंट्रल रिजॉल्वर एक सिंपल स्विच केस यूज करके स्ट्रिंग इनपुट के मुताबिक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। और ध्यान रहे, पैटर्न का एसेंस स्विच केस नहीं है। आप स्विच केस यूज करें, डिक्शनरी लुकअप यूज करें या डीआई कंटेनर यूज करें, कोर आइडिया वही रहता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को एक ही जगह सेंट्रलाइज करना। नया प्रोवाइडर आया, बस फैक्ट्री में एक लाइन ऐड करो, बाकी सारी फाइल्स एकदम सेफ रहेंगी। अब देखते हैं कि चेकआउट सर्विस इस फैक्ट्री से कैसे इंटरैक्ट करती है। चेकआउट सर्विस के कंस्ट्रक्टर में पेमेंट स्ट्रेटेजी फैक्ट्री इंजेक्ट हो रही है, और चेकआउट मेथड में अब काम एकदम क्लीन हो गया है। क्रिएट मेथड से एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्ट रिजॉल्व होता है, और उसके बाद तुरंत पे मेथड इन्वोक हो जाता है। फैक्ट्री का एक बेनिफिट यह भी है कि डिपेंडेंसी डायरेक्शन स्टेबल रहती है। बिजनेस वर्कफ्लोज को यह जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली क्रिएट कैसे हो रहे हैं। लेकिन इंटरव्यूज में लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और बिजनेस एग्जीक्यूशन दोनों कंसर्न्स को एक ही क्लास में मिक्स कर देते हैं। हमेशा याद रखना, चेकआउट सर्विस का काम सिर्फ एप्लीकेशन वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करना है, ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करना नहीं। तो अभी हमने जो देखा, टेक्निकली इसे हम सिंपल फैक्ट्री बोलते हैं। और हाँ, मॉडर्न डॉटनेट एप्लीकेशंस में हम हर जगह मैन्युअली न्यू लिखने के बजाय की डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन में कंटेनर ही फैक्ट्री है, हर स्ट्रेटेजी कीड रजिस्ट्रेशन से रिजॉल्व हो जाती है। program.cs में ही हर स्ट्रेटेजी को एक स्ट्रिंग के साथ रजिस्टर कर देते हैं, और रन टाइम पर गेट रिक्वायर्ड कीज सर्विस से रिजॉल्व कर लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की पूरी जिम्मेदारी टीआई कंटेनर पर चली जाती है। और अब अगर इसके ट्रेड ऑफ्स की बात करें, तो अगर आपके पास डायनामिक चॉइसेस नहीं है तो फैक्ट्री लगाना ओवर इंजीनियरिंग होगी। फैक्ट्री तभी लगाएं जब सच में मल्टीपल वेरिएंट्स बढ़ने वाले हों। इसका कोर ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि जब नया गेटवे आए तो आपको सिर्फ एक फाइल एडिट करनी पड़े, 12 नहीं। तो चलो, अब फैक्ट्री समझ गए, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर स्ट्रैटेजी और फैक्ट्री को मिक्स कर देते हैं। इन दोनों में एक बहुत क्लियर बाउंड्री है। फैक्ट्री का काम है सिर्फ ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना, यानी क्रिएशन। स्ट्रैटेजी का काम है उस ऑब्जेक्ट के अंदर का बिजनेस लॉजिक को चलाना, यानी एक्शन। इसे सिंपल शब्दों में याद रखिए, फैक्ट्री कहती है ये लो फोन पे का ऑब्जेक्ट, और स्ट्रैटेजी कहती है अब इस ऑब्जेक्ट पर पे मेथड इन्वोक करो। ये दोनों पैटर्न्स आपस में कंपीट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब ये दोनों साथ चलते हैं तभी आपका आर्किटेक्चर सही मायने में कंप्लीटली डिकपल होता है। तो चलो, अब पेमेंट का किस्सा तो यहां सेट हो गया। अब एक दूसरी कॉमन प्रोडक्शन प्रॉब्लम देखते हैं। ऑर्डर स्टेटस चेंज हुआ, अब इन्वेंट्री अपडेट करनी है, कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजना है, एनालिटिक्स को इवेंट भेजना है, और कल को व्हाट्सएप और ईमेल भी ऐड करना है। अगर ये सारा लॉजिक एक ही मेथड में भर दिया तो वो कोड मेंटेनेंस नाइटमेयर बन जाएगा। यहीं पर काम आता है ऑब्जर्वर पैटर्न। इसे आप जोमेटो की लाइव ट्रैकिंग से समझ सकते हैं। आपके सिस्टम को बार बार पूछना नहीं पड़ता कि स्टेटस बदला या नहीं। स्टेटस चेंज होने पर इंटरेस्टेड कंपोनेंट्स
अपने आप रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे ही ऑर्डर स्टेटस पिक्ड अप होता है, बैकएंड से एक सिंगल इवेंट ट्रिगर होता है और कस्टमर नोटिफिकेशन और एनालिटिक्स सिस्टम अपने आप रिएक्ट करते हैं। स्टेटस बदला सिर्फ एक बार, पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम्स बैकग्राउंड में अलर्ट हो गए। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि पब्लिशर कंपोनेंट को इससे कोई मतलब नहीं कि उसे कौन लिसन करने वाला है या कौन लिसन कर रहा है। और इसी प्रिंसिपल को जब हम एप्लीकेशन बाउंड्री के बाहर स्केल करते हैं, तब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स और काफका जैसे सिस्टम्स पिक्चर में आते हैं। तो चलो इसकी दिक्कत भी बिफोर वाले फोल्डर में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अपडेट ऑर्डर स्टेटस के अंदर ही स्टेटस अपडेट हो रहा है, वहीं पर सेंड एसएमएस चल रहा है और वहीं से अपडेट एनालिटिक्स भी कॉल हो रही है। सब कुछ एक ही जगह सिंक्रोनसली रैप्ड है। इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर एसएमएस प्रोवाइडर का सर्वर थोड़ा भी स्लो हुआ तो आपका पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। और इसके ऊपर कल को अगर आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेट करने हैं तो आपको दोबारा इसी टेस्टेड मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस मोनोलिथिक अप्रोच से निकलने के लिए हम हर डाउनस्ट्रीम चैनल को कंप्लीटली डिकपल कर देते हैं। उसको समझने के लिए हम आफ्टर वाली क्लास में आते हैं। और यहां सबसे पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया, आई ऑर्डर स्टेटस सब्सक्राइबर, जिसमें एक सिंपल ऑन स्टेटस चेंज मेथड है। अब एसएमएस सब्सक्राइबर और एनालिटिक्स सब्सक्राइबर इसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। अब अगर आप ऑर्डर स्टेटस पब्लिशर देखेंगे तो इसके पास इन सब्सक्राइबर्स की एक डायनेमिक लिस्ट होती है और एक स्लो सब्सक्राइबर आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करे, इसीलिए हम हर सब्सक्राइबर के एक्शन को task.run के जरिए एक अलग बैकग्राउंड थ्रेड पर एसिंक्रोनसली ट्रिगर करते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन याद रखना, ऑब्जर्वर पैटर्न का कोर कंसेप्ट असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन नहीं है। कोर कंसेप्ट है पब्लिशर को सब्सक्राइबर से डिकपल करना। हम यहाँ task.run सिर्फ डेमो के लिए यूज कर रहे हैं ताकि स्क्रीन पर नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर क्लियरली दिख सके। जैसे ही सेट स्टेटस कॉल होता है, मेन थ्रेड लूप चलाकर सारे टास्क फायर करके फ्री हो जाता है और सारे सब्सक्राइबर्स बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। यहां पे अब हम चूज करते हैं 3 और ऑब्जर्वर का डेमो देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि बिफोर कोड में एक सिस्टम के 5 सेकंड डिले से पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो रहा था, जबकि आफ्टर अप्रोच में फायर एंड फॉरगेट असिंक एग्जीक्यूशन की वजह से पब्लिशर का मेन थ्रेड इंस्टेंटली फ्री हो गया और दोनों सब्सक्राइबर्स बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट वार्निंग है। ये जो task.run वाला फायर एंड फॉरगेट अप्रोच है, ये सिर्फ डेमो के लिए है ताकि आपको नॉन ब्लॉकिंग फर्क स्क्रीन पर दिखे। इसे गलती से भी प्रोडक्शन में मत भेज देना। प्रोडक्शन में इस प्रोसेस आइसोलेशन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफका, RabbitMQ या एज्योर सर्विस बस जैसा मैसेज ब्रोकर यूज कर सकते हैं। कोर कंसेप्ट वही रहता है, पब्लिशर इवेंट क्यू पर छोड़ता है और सब्सक्राइबर्स कंज्यूम करते हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बदल जाता है। पर इसका भी ट्रेड ऑफ है। लूज कपलिंग तो मिलती है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में बिना ट्रेसिंग के डिबगिंग मुश्किल हो जाती है। अगर आपको स्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शनल सीक्वेंस चाहिए तो सिंक्रोनस कॉल ही ज्यादा बेटर अप्रोच है। अब तक हमने 3 मेजर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी, फैक्ट्री और ऑब्जर्वर। लेकिन इन तीनों को अलग अलग ट्रिक्स मत समझिए। स्ट्रैटेजी बिहेवियर आइसोलेट करती है, फैक्ट्री क्रिएशन आइसोलेट करती है और ऑब्जर्वर रिएक्शंस को आइसोलेट करता है। और आर्किटेक्चर का एक बड़ा रूल है, जितना ज्यादा चेंज आइसोलेट करोगे उतना छोटा आपका ब्लास्ट रेडियस होगा। आर्किटेक्चर का काम बग्स को रोकना नहीं है, आर्किटेक्चर का काम यह है कि एक छोटा सा बग पूरे सिस्टम को ना गिरा दे। और एक लास्ट प्रैक्टिकल टिप याद रखना, रियल कोड बेस में पैटर्न्स के नाम नहीं लिखे होते, आपको सिम्टम्स पहचानने होते हैं। अगर हर नए प्रोवाइडर के साथ इफ एल्स का चेन बढ़ रहा है तो वहां स्ट्रैटेजी पैटर्न के बारे में सोचो, और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक हर जगह रिपीट दिख रहा है तो वहां फैक्ट्री के बारे में सोचो, और अगर एक इवेंट के बाद 5 अलग अलग सिस्टम्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में सोचो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अडेप्टर, डेकोरेटर, फसाड और सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला सिंगलटन पैटर्न, और इन सब के रियल ट्रेड ऑफ्स देखेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।
लेकिन आज के वीडियो से एक बात याद रखिए, जूनियर डेवलपर एग्जिस्टिंग कोड एडिट करता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट एग्जिस्टिंग कोड के ऊपर बिल्ड करता है। और इस वीडियो के डेमोस का कोड मैंने गिटहब पर डाल दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो मत देखो, खुद टर्मिनल खोलो, खुद कोड चलाओ और खुद लॉग्स देखो, क्योंकि आर्किटेक्चर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं समझ में आती, वो सिस्टम्स तोड़ने और बनाने से आती है। और अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सीरियसली डेवलपर से आर्किटेक्ट का ट्रांजिशन चाहते हो, सिस्टम डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो desiarchitect.com पर जाके वेट लिस्ट ज्वाइन कर लेना। दिस इज दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।